दोस्तों, मैं राजीव कुमावत आप सब लोगों का अल्फाबेट 27 ई एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी की। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में जो कार्य जारी अवस्था में थे उन कार्यों, उन एक्शंस के बारे में हमने वहां डिस्कशन किया। कोई कार्य पास्ट के अंदर में जारी होंगे, वो जारी होंगे यानी भूतकाल के अंदर में वो रनिंग एक्शन में होंगे, वो चल रहे होंगे किसी ड्यूरेशन तक या वो किसी पॉइंट पर वो चल रहे होंगे। तो उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट। प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कार्य जो जारी अवस्था में हैं लेकिन वो वर्तमान में नहीं है, वो भूतकाल में थे। यानी भूतकाल में कोई कार्य कंटिन्यूअस हो रहे होंगे, लगातार हो रहे होंगे। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं और मेरा फ्रेंड मिलने वाले थे मूवी देखने के लिए। हमारा एक टाइम फिक्स हो गया कि हाँ इतने बजे मिलेंगे। मैं उस जगह पर जाकर मेरे फ्रेंड का इंतजार कर रहा था और मेरा फ्रेंड नहीं आया। मैं 1 घंटा हो गया मुझे इंतजार करते हुए, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर जब मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे कहा कि मैं तेरा वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था। जब हम इस तरह से बोलेंगे तो यहाँ पर मैंने वो काम कंटिन्यूअस किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए किया, तो वहां पर आप पास्ट कंटिन्यूअस या भूतकाल में हो रही लगातार घटनाओं के लिए हम लोग करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। You were washing the clothes. You were washing the clothes. तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि तुम कपड़े धो रहे थे, यानी भूतकाल में वो काम किसी समय के लिए जारी रहा होगा। ठीक है। I was sleeping, कि मैं सो रहा था। ठीक है, वो काम मैंने किसी ड्यूरेशन के लिए जारी रखा था। She was swimming in the river, कि वह नदी में तैर रही थी। When he arrived, his wife was cooking food, कि जब वह आया तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना बना रही थी। इस तरह के वाक्यों से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि भूतकाल में कोई कार्य जारी अवस्था में था, वह लगातार हो रहा था। तो उन चीजों को, उन कार्यों को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम जैसा कि हर बार देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे बताने के लिए was और were दो हेल्पिंग वर्ब्स हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले was हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से देखते हैं कि देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट I आ जाए या हमारा सब्जेक्ट he आ जाए, she आ जाए, it आ जाए, किसी भी इंसान, किसी भी चीज का नाम आ जाए या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर was यूज करते हैं, क्योंकि was हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए जो हमारी बेस फॉर्म होती है या V1 फॉर्म होती है, उसमें हम ing जोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो मेन वर्ब थी वो क्या थी, वेट। वेट में हमने ing जोड़ दिया तो क्या बन गया, वेटिंग। ठीक है। तो was वर्ब के बाद में आपको कंटिन्यूअस टेंस में ing फॉर्म में वर्ब मिलेंगी। ठीक है।
और बाकी का अदर सेंटेंस वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अदर पार्ट आ जाएगा इस सेंटेंस का। तो हमने देखा कि इन सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब के अंदर में आईएनजी हमें लगा हुआ मिलता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। ये तो आप जानते हैं, बहुवचन होते हैं। जब अगर हमारे सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में बहुवचन सहायक क्रिया। ठीक है, अब आपने देखा कि वर्ब यहाँ पर अगर यूज हुआ है तो वापस क्या होगा यहाँ पर कि मेन वर्ब के रूप में जो भी वर्ब आएगी उसके साथ में आईएनजी में आपको मिलेगा। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी और बाकी सेंटेंस का अदर पार्ट, ऑब्जेक्ट वाला या अदर पार्ट। ठीक है, तो ये आप बखूबी समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव मैंने क्या बताया रखा था आपको, सकारात्मक। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉट नहीं आता, ना ही जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न भी नहीं पूछा जाता और ना ही इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इनके कैसे होंगे, सब्जेक्ट, और आपको पता ही है, मैंने कल बताया था आपको कि बी में क्या क्या फॉर्म्स आती है। बी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, तो इज, एम, आर तो प्रेजेंट में यूज होंगी, यहां पर क्या यूज होंगी, वाज, वर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वाज किसके साथ होगा, वर किसके साथ भी यूज होगा, और ये भी बताया कि मेन वर्ब के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर नेगेटिव की बात होती है तो मैंने नेगेटिव का बार बार आप लोगों को इतने दिनों से समझाया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखा, बी की फॉर्म्स लिखी, और बी की फॉर्म्स वाज वर आती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगा दिया हमने। और बाकी वही कि V1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म हम लिख देंगे और फिर ऑब्जेक्ट वाला। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको बहुत इजी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने इंडेफिनिट के टाइम पर इन चीजों को बारीकी से समझा था। अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करता हूं, यानी मैं किसी प्रश्न को पूछने के लिए कंटिन्यूअस में यूज करना चाहता हूं कोई सेंटेंस, तो मैं क्या करूंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेके आऊंगा और मेरे सब्जेक्ट को उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखूंगा। तो मैंने वाज वर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा, सब्जेक्ट मेरा बाद में रखा, क्योंकि सिर्फ इंटरोगेटिव है, इसमें मैं नेगेटिव नहीं पूछ रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसी को इंटरोगेटिव बनाऊंगा और नेगेटिव भी बनाऊंगा साथ में, तो क्या करूंगा, वापस हेल्पिंग वर्ब वाला हिस्सा, सब्जेक्ट लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव भी है इस बार तो मैं इसमें नॉट लगाऊंगा, लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट कहां आता है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और वापस फिर V1 के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम, जो कि क्या दर्शाता है आईएनजी, कि कोई चीज कंटिन्यूअस में है, लगातार में है। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। इसी के अंदर एक और कैटेगरी बची थी, जो कौन सी है भाई, ये है, ये तो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस, जिसमें हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। देखिए ये इसका भी एग्जांपल समझाऊंगा मैं, वहां समझ जाएंगे। इसका WH बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे, इन दोनों सेंटेंसेस के आगे हम कुछ भी WH लगा देते हैं, why, what, which, where, और इन why, what, which, where, इसको ऐसा नहीं कि किसी भी सेंटेंस के आगे लगा देंगे, उस सेंटेंस में क्या हमें शो करना है, हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी जगह के बारे में पूछना है तो मुझे वेयर लगाना पड़ेगा, मुझे किसी कारण के बारे में पूछना है तो मुझे वाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग करते हैं, इनके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये काफी है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कुछ सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आप इनको समझ सकें। एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने कहा
आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा, देखो सब्जेक्ट, फिर मैंने कहा कि आई, ही, शी, इट, नेम अगर आ जाते हैं सब्जेक्ट में तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम में आ रही है। फिर हमने कहा कि हम क्या करेंगे, मेन वर्ब यानी हमारा जो V1 होगी उसके साथ में ING लगाएंगे, वो लगा दिया, और बाद में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। ठीक है, अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, तो मैंने नेगेटिव बनाया इसका। मैं लिखूंगा आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने क्या किया, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा दिया। इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब मुझे पूछना है क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, इस तरह से। तो मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए हाँ या ना में अगर मुझे इसका उत्तर चाहिए तो मैं हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखूंगा, सब्जेक्ट को बाद में। तो मैंने लिखा वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट और इंटेरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अब देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखा, सब्जेक्ट बाद में रखा, और मेन वर्ब के साथ में ING वाली फॉर्म, और क्रिकेट जो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इससे समझ पाए होंगे। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाता तो मुझे क्या होता, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाता। तो मैंने लिखा वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये प्रश्न पूछने के लिए मैंने इस तरह के सेंटेंस लिखे। अगर मुझे इनका WH बनाना, अभी देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये यस और नो क्वेश्चन, यानी इनमें आपको जवाब हाँ या ना में मिलेगा। लेकिन अगर मुझे किसी कारण को पूछना है तो मैंने आपको बताया कि WH फैमिली के वर्ड्स लगाएंगे। मान लीजिए इसमें मैं लिख देता हूं Y, WH के लिए Y was, क्योंकि मैंने क्या कहा, इनके आगे ही लगा देते हैं बस हम WH। Why was I not playing cricket? कि मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम इसमें फॉर्म करते हैं, और ये इस तरह से ही इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। अब हम इसके कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें और भी है, बट मैंने वो रूल्स इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो दूसरे चैप्टर्स में भी आएंगे, और मुझे लगता है कि मैं उन्हें वहां पर ज्यादा अच्छे से आपको लिंक करके समझा पाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो जरूरी है वो लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, अब वर्ब आपको पता ही है कि क्या है, कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज ली जाती है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि ये जो है वर्ब, ये इस तरह की हेल्पिंग वर्ब है जो अगर कोई सेंटेंस कल्पनाओं को दर्शाता है, इमेजिनरी एक्शंस को दर्शाता है, यानी ऐसी चीजें जिनमें हम कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं, जो रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में सोचते हैं। जब इस तरह से हम सोचते हैं तो वहां पर इस वर्ब के साथ में सभी सब्जेक्ट्स का यूज होगा, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए मुझे लिखना है आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट। ये किसी भी यानी सभी के साथ में इमेजिनरी सेंटेंसेस में किस तरह की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें कल्पनाएं दर्शाई जाती हैं, उस तरह के वाक्यों में वर्ब के साथ में, यानी ये जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ में इन सभी सब्जेक्ट का यूज होता है।
यानी आपको आई मिल जाए, ही मिल जाए, शी मिल जाए, इट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इन सब के साथ में वर्ब मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये है एग्जांपल इमेजिनरी कंडीशन वाले। देखो क्या है, आई विश, ठीक है। अब आई विश है, यहाँ पर विश मीन्स क्या होता है, आपकी इच्छाएं, या आप इसमें कह सकते हैं कि काश ऐसा होता, या मैं मानता हूं, या कोई कल्पनाएं जब होगी तो आप कैसे बोलेंगे, आई विश आई वर एन ईगल, कि काश मैं एक ईगल होता। तो आप एक कल्पना कर रहे हैं, आप ईगल है नहीं, ठीक है। तो काश मैं एक ईगल होता या बाज होता तो हवा में उड़ता। जब कल्पनाएं दर्शाते हैं तो कल्पनाओं में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर लगाएंगे। आई के साथ में जनरली हमने क्या बताया है कि वॉज लगता है, बट देखिए आई के साथ में हमने क्या लगाया है, वर लगाया। ये किस में है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कंडीशन में, ठीक है। एक चीज खास तौर पर ध्यान रखिएगा, he described the story as if, कि उसने जो कहानी है उसको इस तरह से बताया, इस तरह से एक्सप्लेन किया, as if, जैसे तो he were playing a role in it, कि जैसे तो वह उस कहानी में खुद ही एक किरदार निभा रहा है, ठीक है। तो इस तरह अब देखिए यहाँ पर ही के साथ में हमारा सब्जेक्ट ही है और ही के साथ में हमने यहाँ पर क्या लगाया है, वर लगाया। अब ये वर है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह में यूज किया जा सकता है इस तरह के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इस रूल को खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब आपके लिए इस सेंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हर बार लेके आता हूँ। इस बार के क्वेश्चंस ये हैं, आपको मैंने जितने भी डिटेल्स बताई है, आप क्या करेंगे, इन डिटेल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके बाद इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप सब लोग कमेंट्स में इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके पास में एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस, हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, हम जल्द ही आपके साथ में वापस आएंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।